तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के चैप्टर 3 को, क्लास टेंथ के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जो फ्रीडम फाइटिंग हुई थी, इंडिया में जो फ्रीडम फाइटिंग का जो मूवमेंट हुआ था वो किस तरीके से हुआ था और इंडिया में नेशनलिज्म की भावना किस तरीके से डेवलप हुई थी। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 1920 के बाद के मूवमेंट्स को, यानी कि 1919 1920 के बाद जो इवेंट्स हुए थे उनके बारे में। क्योंकि हमने 1920 के पहले के सारे इवेंट्स को पढ़ लिया है क्लास 8 में ही, और वहाँ पर हमने देख लिया है 1920 के पहले के सारे इवेंट्स को। तो अब हम पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो जैसा कि आपने देखा है कि जो यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद और दूसरे इवेंट्स के बाद, तो जो वहाँ पर जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई, नेशनलिज्म का भावना आया, वो एक तरीके से नेशन स्टेट के साथ जुड़ गया, देश के साथ जुड़ गया। पहले वो ऐसा होता था कि पहले किसी राजा के साथ होता था या फिर कि अपनी कम्युनिटी को लोग एक कंट्री के रूप में देखते थे, इस तरीके की भावनाएं होती थी। लेकिन जो मॉडर्न आइडियोलॉजी आई उसमें नेशन स्टेट नाम का चीज़ आया, जिसके प्रति लोगों की श्रद्धा हो गई और लोगों के फीलिंग्स हो गए। It also means a change in people understanding of who they are and what defined their identity and sense of belonging। तो देखिए, इस चीज़ ने एक तरीके से लोगों के सोच को बदल दिया कि आखिर वे हैं कौन, उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो आखिर उनकी पहचान क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैं हो सकता है किसी कम्युनिटी का मेंबर हूं, किसी एक धर्म का मेंबर हूं, या किसी और तरीके से किसी ग्रुप का मेंबर हूं। लेकिन जब इंडिया बना, इंडिया एक नेशन स्टेट जब बना, तो उसने मेरी सोच को भी प्रभावित किया कि नहीं, अब मैं किसी धर्म का मेंबर होने से पहले या फिर किसी भी कम्युनिटी का मेंबर होने से पहले अब मैं क्या हूँ, अब मैं इंडियन हूँ। तो इस तरीके से इस थ्योरी ने सभी लोगों के सोच को प्रभावित किया। इसके बाद नए सिंबल्स बनाए गए, नए आइकॉन्स बनाए गए, नए गाने लिखे गए, नए आइडियाज़ आए, और जिसने कम्युनिटीज़ के बीच में जो लिंक था, या फिर हम कह सकते हैं उनके बीच जो बाउंड्रीज थी, उनको दूर कर दिया और उनके लिंक को मजबूत कर दिया। ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये जो नया नेशनल आइडेंटिटी बनाने का जो प्रोसेस था, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस चला, कई 50 साल, 100 साल, 200 साल लग गए। तो आखिर ये जो कंसेंसस था इंडिया में कैसे बना, इंडिया में ये पूरी बात कैसे आई और इंडिया में किस तरीके से ये चीज़ें फैली, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। In India, as in Vietnam, many other countries, the growth of modern nationalism is immediately connected to the anti-colonial movement। तो देखिए, इंडिया में वियतनाम के जैसे ही या फिर दूसरे जो कॉलोनीज थे उनके जैसे ही जो नेशनलिज्म की बात आई थी, नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी, ये सभी पूरी तरीके से जुड़ा हुआ था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। जो लोग थे वो एक तरीके से उनके समझ में आ रही थी या फिर उन्हें ये जानकारी मिल रही थी कि देखिए, अगर हमें यूनाइट अगर हम होंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हम फाइट कर सकते हैं। अपने अगर जातिवाद या फिर दूसरी चीज़ों को छोड़ेंगे तभी हम एक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। द सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। तो देखिए, जो एक तरीके का सेंस लोगों में आ रहा था कि हमें कॉलोनियल जो रूलर्स हैं वो उन्होंने दबा कर रखा हुआ है, हम एक तरीके से ऑपरेस्ड हैं, उसने सभी कम्युनिटीज़ के बीच में एक तरीके का बॉन्ड क्रिएट किया और सभी लोगों में एक सेम सेंस ऑफ फीलिंग आया, जिसने एक तरीके से जो अपोजिशन था उसको मजबूत किया जो कॉलोनियल रूलर्स थे उनके खिलाफ। But each class group felt the effect of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forget these groups, force these groups together within the one movement, but the unity did not emerge without conflict। तो देखिए, ये जो क्लासेस थे इंडियन सोसाइटी में और जो ग्रुप्स थे उनके ऊपर कॉलोनियलिज्म का जो इफ़ेक्ट था वो अलग अलग तरीके से महसूस किया जा रहा था। कुछ जो ग्रुप्स थे उनको उतना ज़्यादा एक तरीके से वो प्रभावित नहीं थे, लेकिन कुछ क्लास जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और इसी चीज़ की वजह से उनके बीच अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस भी हो रहे थे और हो भी सकते थे। तो जो कांग्रेस थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने महात्मा गांधी के साथ मिलकर महात्मा गांधी के लीडरशिप में एक तरीके का मूवमेंट तैयार किया जिसमें कि जो ग्रुप्स थे उनको एक साथ लाने की कोशिश की गई।
In an earlier textbook, you have read about growth of nationalism in India up to the first decade of the 19th century. तो ये पहले ही लिखा हुआ है कि पहले की चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। और यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे क्या 1920 के बाद के इवेंट्स को, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस तरीके के मूवमेंट्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इन चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहला टॉपिक में हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, खिलाफत मूवमेंट के बारे में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। In the year 1990, we see the national movement spreading to the new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? तो 1990 में या फिर 1919 के बाद हमने देखा कि जो नेशनल मूवमेंट था वो नए एरियाज़ में फैल रहा था, उन इलाकों में भी पहुंच चुका था जहां पर पहले किसी भी तरीके का नेशनल मूवमेंट नहीं हुआ था। इसके साथ साथ नए सोशल ग्रुप्स नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ रहे थे और नए नए तरीके से लोग स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम इस डेवलपमेंट्स को समझ कैसे सकते हैं और इनका एक तरीके से इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम आगे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, इट लेड टू ह्यूज। तो देखिए यहाँ पर हम अब पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वार की यहाँ से हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने किस तरीके से इंडियन सोसाइटी को प्रभावित किया और जो नेशनल स्ट्रगल था उसको फर्स्ट वर्ल्ड वार ने किस तरीके से एक तरीके से मजबूत किया। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो देखिए वार जो चीज़ होता है ये बहुत ही एक तरीके से ख़राब चीज़ होता है या फिर बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है। जब वार हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, बहुत सारा लोग, बहुत ज़्यादा संख्या में मैन पावर की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा संख्या में दूसरे चीज़ों की ज़रूरत थी। तो इस वजह से एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ा हो गया इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया ब्रिटिश रूलर्स के कंट्रोल में था। और इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। कस्टम ड्यूटीज वेयर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द war years. Price increased, doubling between 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people. तो देखिए जो वार शुरुआत हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो इसकी वजह से एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ जिसने एक तरीके से डिफेंस एक्सपेंडिचर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। और इस डिफेंस एक्सपेंडिचर को, यानी कि वार पर खर्च होने वाले पैसे को फाइनेंस करने के लिए वार लोन्स लिए गए। इसके बाद टैक्सेस बढ़ाए गए, कस्टम ड्यूटीज़ लगाए गए या फिर उन्हें बढ़ा दिए गए। इसके बाद इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया और इसके बाद वार के जो साल थे यानी 1913-14 के बाद जो प्राइस थे प्रोडक्ट्स के वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। यहाँ तक कि प्राइस 1913 में जितना प्राइस था उसका डबल प्राइस हो चुका था 1918 में। तो इस वजह से जो लोग थे, कॉमन पीपल थे, उनके लिए अपना जीवन बसर करना, अपना रोजी रोटी चलाना एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। और इसके बाद विलेजेस जितने भी थे उनसे ये कहा गया कि वो सोल्जर्स को सप्लाई करें और इसके बाद फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की जाने लगी। रूरल एरियाज़ में सैनिकों की भर्ती की जाने लगी ज़बरदस्ती, जिसने एक तरीके का वाइड स्प्रेड एंगर क्रिएट किया लोगों के बीच में। और इसके बाद 1918, 1919 में और 1920-21 में जो क्रॉप्स थे उनके वो एक तरीके से फसल ख़राब हो गई और इस वजह से लोग काफ़ी गुस्सा में थे और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। और इसके साथ साथ बहुत ही बड़ी मात्रा में फूड की शॉर्टेज भी हो गई। दिस वॉज एक्म्पनीड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इसके साथ ही एक इन्फ्लुएंजा भी फैल गया जिसके वजह से 1921 के सेंसस में ऐसा पता चलता है कि करीब 12 से 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख तक करीब लोग मारे गए थे, या तो फैमिन की वजह से या फिर एपिडेमिक की वजह से। पीपल होप डैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर, बट that did not happen. At this stage a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. तो देखिए लोगों ने ये सोच कर रखा हुआ था कि अभी चलो वार हो रहा है, इस वजह से हमारे जो चीज़ों के प्राइस है वो ज़्यादा हैं, या फिर वार हो रहा है इस वजह से
जो सैनिक है उनकी भर्ती की जा रही है, लेकिन ये चीज़ इतनी आसानी से खत्म हुई नहीं हुई बाद में भी। तो इसके बाद एक नए लीडर आए जिनका नाम है महात्मा गांधी, जिनके बारे में अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 1.1, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa where he successfully fought. तो देखिए जो महात्मा गांधी थे वो इंडिया वापस आए थे जनवरी 1915 में, और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया आने से पहले वो साउथ अफ्रीका में थे, जहां पर उन्होंने सक्सेसफुली फाइट किया था एक रेसिस्ट रेजिम को, जो कि वाइट लोगों की रेजिम थी, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मास लोगों को इंक्लूड किया गया था और मास लोग विरोध एक तरीके से कर रहे थे। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा गया था सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च द ट्रूथ। तो देखिए जो सत्याग्रह का आइडिया था वो मेनली बेस्ड था कि सच्चाई को खोजना और सच्चाई को फॉलो करना, इस तरीके के आइडियोलॉजी पर। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर विदाउट सीकिंग वेगनेस और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। तो देखिए उनका मानना था कि अगर हम सच्चाई के साथ हैं और हम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें किसी भी तरीके का फिजिकल फोर्स यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, और हमें किसी भी तरीके का फाइट करने का ज़रूरत नहीं है ऑपरेसर के साथ जो हमारे ऊपर दमन कर रहा है। हम किसी के ऊपर एग्रेसिव हुए बिना हम जीत सकते हैं, एक सत्याग्रही जीत सकता है पूरे बैटल को कि नॉन वायलेंस की मदद से। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। People, including the oppressor, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence। तो देखिए ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के कंसाइंस को एक तरीके से अपील करके, यानी कि उसके जगा कर, चाहे वो ऑपरेसर हो या फिर कोई और हो, और उसे हम परसुएड कर सकते हैं ताकि वो सच्चाई को देख सके, या फिर हम इसके मुकाबले कि हम उसे मजबूर करें कोई भी ऐसा ट्रूथ जिसे कि हम वायलेंस की मदद से हमने फोर्स किया है। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन। तो देखिए उनका मानना था, यानी महात्मा गांधी का मानना था कि ये जो सिस्टम है, ये जो बात है, ये सभी इंडियंस को एक तरीके से यूनाइट कर सकती है। इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने बहुत सारे सत्याग्रह मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया बहुत अलग अलग जगहों पर। 1960 में उन्होंने चंपारण का दौरा किया, चंपारण बिहार में, जहाँ पर उन्होंने पेजेंट्स को इंस्पायर किया स्ट्रगल करने के लिए ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। इसके बाद 1917 में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह को जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पेजेंट्स थे उनके सपोर्ट में, और इसके क्योंकि जो खेड़ा के पेजेंट्स थे वो क्रॉप फेलियर से प्रभावित थे और इसके साथ साथ प्लेग एपिडेमिक से भी प्रभावित थे, और इस वजह से जो खेड़ा के पेजेंट्स थे वो रेवेन्यू नहीं चुका सकते थे, और वो मांग कर रहे थे कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको एक तरीके से रिलैक्स किया जाए। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए, जहां पर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने बहुत ही अलग अलग तरीके के बहुत ही सारे मूवमेंट चलाए, सत्याग्रह मूवमेंट चलाए, और उनको जिसमें उनको काफ़ी सपोर्ट भी मिला और उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1.2, द रॉलेट एक्ट। तो अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, टॉपिक नंबर 1.2, द रॉलेट एक्ट। Emboldened with the success, Gandhiji in 1990 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1990। तो अपनी जो सत्याग्रह का मूवमेंट था उसकी सफलता को देखते हुए गांधी जी ने 1919 में एक सत्याग्रह मूवमेंट का नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट चलाने का एक प्रस्ताव रखा, जो कि एक कानून लाया जा रहा था ब्रिटिश शासन द्वारा, रॉलेट एक्ट, उसके खिलाफ था 1919 में।
This act has been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous power to repel political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start a battle on 6 अप्रैल। तो देखिए ये जो रॉलेट एक्ट था बहुत ही जल्दीबाजी में पास किया गया था ब्रिटिश शासन जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनके द्वारा। और इस बिल का जितने भी मेंबर्स थे, इंडियन मेंबर्स थे, वो सभी विरोध कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि ये जो बिल है ये पास हो। और इस बिल में कानून ये था कि ये गवर्नमेंट को यानी सरकार को बहुत ही ज़्यादा पावर्स दे रही थी ताकि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा सके। और सरकार को इतना पावर था कि किसी भी व्यक्ति को पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में रख सकती थी और जिसके ऊपर बिना वो किसी भी तरीके का कानून लगाए, बिना किसी भी तरीके का उसके ऊपर मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रख सकती थी। तो इस वजह से महात्मा गांधी चाहते थे कि एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्रिएट हो इसके खिलाफ, ताकि जो लोग हैं वो एक तरीके से इस चीज़ का विरोध कर सके। और क्योंकि ये लागू हो रहा था 6 अप्रैल को, उसके पहले ही इस चीज़ को करना चाहते थे ताकि सरकार इस कानून को वापस ले ले। रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन, alarmed by the popular upsurge and scared that the line of communication such as the railway and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists। तो देखिए इसके बाद रैलीज बहुत सारे निकाले गए, वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए रेलवे वर्कशॉप में, और दुकानें जो थी उनको बंद कर दिया गया। तो इस पॉपुलर मूवमेंट को देखते हुए और सरकार को ये लगा, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको ये लगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एक तरीके से ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जैसे कि रेलवे या फिर टेलीग्राफ ये बंद हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था यानी जो ब्रिटिश सरकार था उसने ये डिसाइड किया कि जो नेशनलिस्ट लोग हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट करने वाले लोग हैं, इनको एक तरीके से दबाया जाए, इनको ओप्रेस किया जाए। लोकल लीडर्स वेयर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बेयर्ड फ्रॉम द एंटरिंग दिल्ली। तो जितने भी लोकल लीडर्स थे अमृतसर में उनको एक तरीके से अरेस्ट कर लिया गया, उनको पिक कर लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस। तो देखिए 10 अप्रैल को 1919 में अमृतसर में पुलिस ने पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था उसके ऊपर गोली चला दी, और जिसके बाद बहुत सारे लोग गुस्से में आकर उन्होंने बैंक्स पर अटैक्स करना शुरू कर दिया, पोस्ट ऑफिस में अटैक्स करना शुरू कर दिए, रेलवेज में स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद सरकार ने वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया और इसके बाद जो जनरल डायर था उसको कमांड एक तरीके से मिल गया। 13 अप्रैल को यानी 13 अप्रैल 1919 को जो एक इनफेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट है, कुख्यात इंसिडेंट है, वो हुआ था जिसमें कि बहुत सारे विलेजर्स आए हुए थे अमृतसर के आसपास के इलाकों में और जालियांवाला बाग में। तो ये जो रीज़न था ये शहर से काफ़ी दूर था, शहर से बाहर था, तो इस वजह से लोगों को ये पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है इलाके में। और इसके बाद जो जनरल डायर था वो इस इलाके में आया, उसने सारे एग्जिट पॉइंट्स को क्लोज कर दिए जालियांवाला बाग के, और लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो गई। और बाद में उसने ऐसा कहा कि लोगों के ऊपर वो मानसिक दबाव बनाना चाहता था, मानसिक डर बनाना चाहता था सत्याग्रही लोगों के बीच में, ताकि वो भविष्य में किसी भी इस तरीके का मूवमेंट करने की ना सोचे या फिर मूवमेंट करने के लिए आगे ना आए। तो ऐसा उसका कहना था, उसने बाद में जब सामने आकर बात की इसके बारे में। तो एज द न्यूज़ ऑफ जालियांवाला बाग स्प्रेड, crowds took to the street in many North Indian towns. There were strikes and clashes with the police and attacks on government buildings. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Yet, satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the street, and do salam salute to all sahibs. People were flogged and villages
around Gurjanwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. Seeing violence spread, महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट. तो देखिए जो ये जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट था, इसके बारे में जानकारी जैसे जैसे लोगों के बीच में फैलती गई, तो इसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए. नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे स्ट्राइक होने लगे, पुलिस के साथ क्लैशेज होने लगे, अटैक्स होने लगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर. और इसके बाद सरकार ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से, एक तरीके से लोगों को दबाना शुरू किया, लोगों को दबाया और उनको इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाने लगा और टेरराइज किया जाने लगा, जितने कि जैसे कि जो सत्याग्रही थे, यानी जो मूवमेंट में शामिल लोग थे, उनको ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए फोर्स किया जाता था, उनको ज़मीन पर क्रॉल करने के लिए मजबूर किया जाता था, और जितने भी साहब लोग थे, यानी जो ऑफिसर्स थे, उनको सैल्यूट करने के लिए कहा जाता था. इसके अलावा उन्हें काफ़ी एक तरीके से पीटा भी जाता था. और इसके बाद कई गांवों पर यहाँ तक कि बम तक गिराए गए थे, जैसे कि गुर्जरवाला पंजाब में, उसके आसपास के इलाकों में बम तक गिराए गए थे. तो वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी ने फैसला लिया कि अब हमें ये जो मूवमेंट है इसे वापस ले लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो वायलेंस के एक तरीके के पूरे खिलाफ थे. वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू द cities and towns. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims to closer together. One way of doing this, he felt, was to take up the Khilafat issue first. The First World War has ended with the defeat of Ottoman Turkey. तो देखिए जो रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट था वो बहुत ही वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, लेकिन वो अभी तक सिर्फ फेमस था कहाँ पर? छोटे छोटे शहरों में या फिर बड़े सिटीज़ में. तो महात्मा गांधी चाहते थे कि हमें ऐसा मूवमेंट करना होगा जिसमें कि हमें सभी गांवों से भी सपोर्ट मिले और पूरे इंडिया में ब्रॉड बेस्ड रीजन पर हमें सपोर्ट मिले. लेकिन वो सर्टेन थे कि हम कोई भी ऐसे मूवमेंट को सफलता नहीं मिल सकती है जब तक हम हिंदूज़ और मुस्लिम जो हैं उनको एक साथ जब तक नहीं लाते. तो उन्हें एक इसका रास्ता दिखा कि हम खिलाफत इशू उठा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन टर्की जो है वो हार गया था. और वहाँ पर और ऐसे रूमर्स चल रहे थे उस समय में कि जो इस्लामिक हेड है ऑटोमन एम्परर खलीफा, उसके ऊपर एक तरीके का हार्श पीस ट्रीटी फोर्स किया जा रहा है उसको मानने के लिए. और खलीफा आप जानते ही हो कि वो एक स्पिरिचुअल हेड होता था इस्लामिक वर्ल्ड में पहले. तो खलीफा के टेम्परल पावर को बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में 1919 में. और मुस्लिम लीडर्स के यंग जनरेशन ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली. और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ डिस्कशन इसके बारे में शुरुआत की कि किस तरीके से हम यूनाइटेड मास एक्शन इस इशू पर कर सकते हैं. तो गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट. तो इसके बाद गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी देखा कि जिसमें कि हम जो मुस्लिम्स हैं उनको यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के अंदर भी ला सकते हैं. एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस in September 1920, he conceived other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज. कलकत्ता सेशन में जो कि सितंबर 1920 में हुआ था, उन्होंने कन्विंस किया दूसरे लीडर्स को भी कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना होगा खिलाफत के सपोर्ट में और स्वराज के लिए भी. तभी हम एक तरीके से सभी लोगों को एक साथ ला सकते हैं और एक तरीके से अच्छा मूवमेंट चला सकते हैं. तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 1.3, वाई नॉन कॉर्पोरेशन. तो आखिर असहयोग आंदोलन क्यों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों? अपने फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 में जो उन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ है इंडिया में, वो इस्टेब्लिश सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इंडियन ने उसमें सहयोग किया था. और वो अभी तक सर्वाइव इसी वजह से कर रहा था क्योंकि इंडियंस का उसमें एक तरीके से कॉरपोरेशन था, उसमें सहयोग इंडियंस द्वारा किया जा रहा था. अगर इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश को कॉपरेट करने से रिफ्यूज़ कर दें तो ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में वो बहुत ही आसानी से कोलैप्स कर जाएगा और स्वराज जो है वो खुद ब खुद आ जाएगा. और उसके लिए हमें किसी भी तरीके के वायलेंस का यूज नहीं करना पड़ेगा. इसके बाद
हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? गांधी जी proposed that movement should unfold in stages. It should begin with the surrender of the titles that the government awarded and the boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods. तो देखिए आखिर ये जो नॉन कॉपरेशन है ये एक तरीके का मूवमेंट कैसे बन सकता है। तो इसके लिए गांधी जी ने एक तरीके का मूवमेंट प्रपोज किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें सभी चीज़ें स्टेजेस में करनी होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ऐसे टाइटल्स को एक तरीके से जमा करा देने होंगे या फिर सरेंडर कर देना होगा जिसमें कि गवर्नमेंट ने ऐसे जो टाइटल्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर किसी को कोई पदवी मिला हुआ है तो वो वापस कर दें। और इसके बाद दूसरे स्टेज में हम क्या करेंगे, तो जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, आर्मी है, पुलिस है, कोर्ट्स हैं, काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, स्कूल्स हैं, फॉरेन गुड्स हैं, इन सभी का एक तरीके से बॉयकॉट करेंगे। एंड देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। और इसके बाद अगर सरकार हम पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी या फिर लोगों को दबाने की कोशिश करेगी तो इसके बाद हम फुल एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, कैंपेन चलाएंगे जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। और 1920 के गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली पूरे देश में घूमने लगे ताकि इस पूरे मूवमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट जुटा सके। मैनी विद इन द कांग्रेस वेयर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल्स। दे वेयर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920 एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। इन द मंथ बिटवीन September and December there was intense tussle within the Congress. For while there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement, finally at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. तो देखिए कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लीडर्स थे जो कि इस प्रपोजल को लेकर बहुत ही परेशान थे। उनका मानना यह था कि वो एक तरीके से सबसे ज़्यादा परेशान थे कि नवंबर 1920 में जो इलेक्शंस होने वाले थे काउंसिल्स के लिए उसके वो पार्टिसिपेट कैसे करें या फिर करें फिर या ना करें। और वो डर रहे थे कि अगर इस चीज़ को फॉलो किया गया तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में वायलेंस हो सकता है, बहुत बड़ा वायलेंस हो सकता है पूरे इंडिया में। और सितंबर और दिसंबर के बीच में जो कांग्रेस में दो गुट बन चुका था जिसमें कुछ लोग खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, यानी जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको सपोर्ट कर रहे थे और कुछ उसके साथ में थे। इनके बीच में एक तरीके से क्या कहते हैं हम, इनके बीच में बात बन नहीं रही थी, दिसंबर तक नहीं बनी। और इसके बाद इनके बीच में किसी भी तरीके का समझौता होने के कोई चांसेस भी नहीं दिख रहे थे। और कांग्रेस सेशन जो हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, वहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। कॉम्प्रोमाइज़ एक तरीके से वर्कआउट हुआ जिसमें कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को एडॉप्ट किया गया। इसके बाद हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। तो देखिए इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट, यानी कि जो नॉन कॉपरेशन था इन सभी मूवमेंट्स के बारे में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।